देखेंगे, हम देखेंगे इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम आज पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ किस एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, मतलब कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता देना कि आपको ऑडियो वीडियो और ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो अशोका बैच में जो फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ और एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि हमारा सर्विंग सब्जेक्ट है। वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं तो ये सब्जेक्ट जो है वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मतलब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जितनी देर आप क्लास में बैठोगे उसकी श्योरिटी मैं देती हूँ, आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है ये सब्जेक्ट। अगर हम प्रैक्टिकल को साथ में लेकर थ्योरेटिकल को साथ में समझे और उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ के। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, बहुत से लोग आ गए हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे और आज जो हमारी क्लास रहेगी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहेगी। हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे, किस एग्जाम में कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है, कितना डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप में से जितने भी लोग यहाँ पर अभी बैठे हो ना, मैक्सिमम मुझे आप सब एग्जाम क्लियर करने के लिए ही आए हो, है ना। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम उस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़े कि मेरा पेपर निकल जाए। चाहे मेरा स्टेट का ए का पेपर हो, जेई का पेपर हो, पीएसयू एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका एग्जाम निकलना चाहिए। क्यों? यही मोटिव है ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग ना इसका वेटेज के बारे में भी देखेंगे और मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी आपको ज़रूरत होगी। मतलब जैसे एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम साइट पर जाते हैं, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसको देख के क्या समझ पाएंगे कि इससे कैसे काम किया जा सकता है या फिर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारी फोटोज़ के साथ कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखता है, ये कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, ए भी कवर करवाएंगे यार, ए तो करवाना ही है। ए भी कवर होगा, जेई भी कवर होगा, एसएससी जेई भी कवर होगा और आरआरबी जेई। मैं आपको सारा बताऊंगी कि सर्वे का कितना वेटेज रहता है और कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। अब सबसे पहले जब हम लोग अभी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सिमरन कपूर है और मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। और आज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे अलग अलग मतलब आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू। और मास्टर्स के अलावा अगर मैं जेई और एई की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जेई और एई की पोस्ट निकली थी, जो आज भी एई लग चुके हैं, मैंने उन्हें भी गाइड किया है। हरियाणा के कुछ स्टूडेंट्स को गाइड किया है और कुछ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो आज एई और जेई लगे हैं, जिन्होंने मुझसे कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलती हूँ, आपको सबसे पहले अपने टीचर पर भरोसा करना है कि वो जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको ही रिवाइज करना है। एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ने से अच्छा उस जो मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगी उसको आप 10 बार पढ़ लो, ठीक है। 1 मिनट, अभी आपके यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, सेमेस्टर, अभी बात करते हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरा एक बार बात समझ लीजिए, है ना, उसके बाद देखते हैं। कॉलेज जाने वाले ज्वाइन कॉपी, मैं अब सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ हम कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखना है, क्या नोट्स है। एक मिनट दीजिए, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे मैंने उन लोगों को गाइड किया था और वो आज जेई और एई की पोस्ट पर भी हैं, तो वैसे ही आपको भी मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हो ना, आपने डिसीजन लिया है कि भाई मैंने जेई एई या पीएसयू का एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहला सक्सेस पे, अगर हमें सक्सेस लाइफ में चाहिए तो पहला स्टेप ही क्या होता है? पहला स्टेप ही यही होता है हमारा कि हम ये सोचें तो सही, हमारे दिमाग में तो आए कि यार मैं जेई लग सकता हूँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ये मेरे बस का ही नहीं है और पहले ही हार मान जाते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपका सक्सेस का जो पहला स्टेप है वो तो आपने उठा लिया है। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? जैसा हम आपको गाइड करेंगे ना, आपको वैसे चलना होगा। जैसा मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो सब आपको आना चाहिए। जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपको क्लास में याद हो जाएगा।
क्लास में ही याद हो जाएगा, अगली क्लास में जब आपसे पूछूंगी तो आपको आता होगा। अब देखो, अब मैं इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ ना इस बात का, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे मुझ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है क्लास में, अगर हमें सीरियस होके सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो बिना बात की जो ये फालतू वाली बातें होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आपका ही सिलेबस आगे जाएगा और एग्जाम भी आपने ही देने हैं। तो उसकी टेंशन आपको तो है ही, लेकिन मुझे भी है सच कहूँ तो वो ना हो। तो ये वाले कमेंट्स और ये जो बिना बात मतलब ऐसे ही बातें करते रहते हो ना आप, टाइम वेस्ट करने वाली, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, वैसे आज तो ज़्यादातर बातें ही होंगी, है ना। अच्छा, आप देखिए, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि एक कोट से मैं शुरू करना चाहती हूँ अपना ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और किसी ने मेरा अगर शॉर्ट देखा होगा मैंने वहाँ भी ये बताया है। तो ये बहुत ही मतलब जैसे मैं कोई सब्जेक्ट शुरू करती हूँ, मुझे इस कोट से ना, ये कबीर का एक दोहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या है? धीरे धीरे रेमना धीरे ही सब होए, माली सींचे सो घड़ा फल आए ऋतु होए। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे रेमना धीरे ही सब होए। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 महीने में या 2 महीने में हमारा पेपर नहीं निकल सकता। तो अगर मैं किसी सब्जेक्ट को आज स्टार्ट कर रही हूँ या मैं आज अपने किसी पेपर की तैयारी शुरू कर रही हूँ, मुझे पता है कम से कम 8 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा सारे सिविल के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने मन में क्या रखनी है? पेशेंस रखनी है कि टाइम लगेगा, हम टाइम देंगे। अरे इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर हमें जाना है तो जिंदगी के 6 महीने तो हमें देने भी पड़ेंगे, वो भी जायज़ हैं अगर आप 6 महीने 8 महीने देते भी हो, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी लाइन में कबीर ने इसके साथ रिलेट किया है कि अगर आप माली जो है वो एक ही दिन में 100 घड़ा पानी एक पौधे को दे देता है, एक ही दिन में वो छोटा सा पौधा पेड़ तो नहीं बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं जल्दबाजी करूं तो मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, हो सकता है बाकी लोगों से भी पीछे हो जाओ। तो एक बार तैयारी करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। 6 महीने लग रहे हैं, 8 महीने लग रहे हैं, टाइम दो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट करो, निकलेगा एग्जाम। ये सब किया तो एग्जाम निकलेगा, ये आप लिख कर ले लो आज, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में बोल रही हूँ, ऐसे कुछ भी झूठ मूठ तो नहीं बोलूंगी, है ना। अच्छा, स्टूडेंट आ गया आपका, चलिए। तो थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूरी है। अच्छा, तो ये इस बात का ध्यान रखना, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे और मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वेइंग सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो एग्जाम्स में कितना रहता है। एक्चुअली ना आज ये थोड़ा अलग सा लग रहा है कि यहाँ पर आपके कमेंट्स चल रहे हैं और थोड़ा सा सिस्टम के साथ था, मुझे वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाएगा। गुड इवनिंग। अगर बीच में कोई इशू रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वॉइस में इशू रहता है या कुछ है तो बता देना। अभी मैं आपको क्लास, जब भी हम अभी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें क्या आपको नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, वो सारा गाइड करूंगी, क्योंकि अभी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको बता दिया कि भाई पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के साथ साथ सब्जेक्ट की नॉलेज होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चंस बनना भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो सिर्फ अकेला पेशेंस रख के भी कुछ नहीं होगा, है ना। आप बहुत खुश हो, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और कब हम लोग जल्दी से इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट का ना आपको एक बार वेटेज क्लियर कर देती हूँ और वेटेज क्लियर कर देती हूँ किस एग्जाम में कितना आता है, और फिर धीरे धीरे मुझे पता चलेगा आप में से कितने लोगों ने सर्वे पहले पढ़ रखा है, कितने लोगों ने प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म किया है, जिसने नहीं किया है बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा बेसिक पर जाएंगे जो पेपर में आते हैं, क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट का ये बोल सकते हैं पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। इस बात को ना आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी दिमाग में रख लेना। हमारा टारगेट है पेपर निकालना, और जो पढ़कर अगर मेरा पेपर निकल रहा है तो मुझे वही पढ़ना है। अगर ये कंटेंट पढ़ के मेरा पेपर निकल जाएगा तो आपका इतना ही मकसद है अभी लाइफ का, अभी की स्टेज में, है ना। अच्छा, अब पुरानी बातों को छोड़ दिया करो ना, पुरानी बातों के साथ क्यों दिल लगा कर बैठते हो। हाँ, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आप में से आधे से ज़्यादा लोग एसएससी जेईई प्रीलिम्स के लिए अभी
मुझे लगता है कि टारगेट कर रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। एसएससी जेईई प्रीलिम्स की बात करूं तो 2019, 20 और 22 जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं ना, मैं बताऊं सर्वेइंग का वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। इससे पहले से देखोगे तो ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो 2019 में 9 से 10 क्वेश्चन, फिर 10 से 12 और 2022 में भी 12 क्वेश्चन आए थे एवरेज सर्वेइंग सब्जेक्ट के। तो 12 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आना बहुत है, मतलब ठीक है। 12 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आसानी से पढ़ेंगे सब कुछ। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, एसएससी जेईई मेंस की बात करूँ तो 18, 19, 20 15 मार्क्स, 35 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये मैं एक एवरेज मार्क्स यहाँ पर लेकर आई हूँ। आरआरबी का पेपर ना जो इससे पहले हुआ था वो 2019 में हुआ था। आप में से आधे लोग आरआरबी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, आपने अभी बताया। हेलो भावना, भावना मेरी पुरानी स्टूडेंट है ना, पुराने स्टूडेंट भी कोई आए होंगे, भावना का तो मुझे याद है। अच्छा, आरआरबी जेईई 2019 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें तो 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं अब ऐसे सोचकर नहीं चल सकती कि मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लायक ही पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएससी जेईई भी देखो तो इससे पहले कम मार्क्स का आता था, फिर 12 नंबर का आ गया, पहले 8 नंबर का आता था, तो 8 से सीधा 12 हो गया। तो अभी 2019 वाले में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। डीडीए जेईई में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स, और अगर आप कोई एनडब्ल्यूडीए जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स, और अगर आप कोई स्टेट का एई और जेईई प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें वेटेज वेरी करती रहती है, लेकिन एवरेज 8 से 9 नंबर सर्वे आता ही आता है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस करके भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आता है ना। किसे भूल गई? नहीं विमल, ऐसे तो ऐसे किसे भूल सकती हूँ। यूपीएससी, आईईएस, ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारी वेटेज है, मतलब अगर मैं स्टेट एग्जाम और पीएसयू की बात करूं तो मैं ये मानकर चलूंगी कि ये 12 नंबर का या 13 नंबर का आ सकता है। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मुझे पता चल गया। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने सर्वेइंग सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और उससे पहले जरा मैं आपको एक बार बता दूं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको कोई बात समझाऊंगी तो पूरी आंखें खोलकर, कान खोलकर पूरा ध्यान से मुझे सुनना है, ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ। सर्वे इतना आसान है, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप शाम को जैसे आपकी 9:30 बजे क्लास खत्म हुई, सोने से पहले एक बार आपको सिर्फ ये सब देखना है जो मैंने पढ़ाया होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको याद रहेगा। अगले दिन क्लास में आने से पहले 10 मिनट आपको वो चीज़ देखनी है। मैं पहले भी अपनी क्लासेस में ये रूल आपको बताती थी। ये रूल क्या है? ये रिवीजन है, जो कि डेली रिवीजन चलेगी। आप क्या बोलते हो ना, रेयर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, आप कहते हो रिवीजन का मैम टाइम नहीं मिलता। अब देखो क्या क्या करना है आपको। आज की क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद जब आप सोओगे, सोने से पहले आपको जो आज पढ़ाया होगा वो सारी चीज़ क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज कब करनी है? आज सोने से पहले। रिवाइज भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ जो पढ़ाया होगा वो देखने की जरूरत है एक बार, ठीक है। तो रिवाइज करनी है आपको बिफोर स्लीप, आज सोने से पहले। और अगला, जब बिफोर योर नेक्स्ट क्लास, जब अगली क्लास शुरू होगी उससे 10 मिनट पहले जो पिछली क्लास में हुआ है वो देख के आना है। ये रूल इतना तगड़ा है ना, मैं आपको बताऊं, आप 3 दिन ऐसा फॉलो करोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे, छोड़ यार क्या पढ़ना, छोड़ यार क्या करना। ऐसे ही होता है, पहले 3 दिन अरे हम ऐसा ही करेंगे, मैम ने कह दिया अब तो हमारा रिवीजन होगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो मैं बता रही हूँ, बिफोर स्लीप भी रिवीजन करना है, और बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको उसको एक बार देख कर आना है। सिर्फ इतना सा मेरी बात मान लेना, इतनी सी मेरी बात मान लेना, क्योंकि जो मैं रूल बताऊंगी वो मानोगे, तभी मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ ना कि भाई ये जो आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, आपको याद भी हो गया है, अब आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है। गलत बात क्या है, क्या बोल रहे हैं? देखो मैं अभी कमेंट्स देखती हूँ, मैंने आपको बोला ना कि कमेंट्स पर ध्यान दूंगी। कमेंट अब वो बात भी करते हैं। अच्छा यहाँ पर आओ। अच्छा, रिवाइज आपको करना है सोने से पहले, और अगले दिन में क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले आपको सिर्फ देखना है कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था,
ठीक है। और डीपीपी जब मैं आपको बोलूंगी तब आपको लगानी है, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक्स अगली क्लास में हो तो डीपीपी उसी क्लास में लगाएंगे। नेक्स्ट चीज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, ध्यान से सिर्फ सुनना है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप लिखने लगोगे, किसी की स्पीड ज्यादा है लिखने की, किसी की कम है, कोई बोलेगा पिछली स्लाइड कर दो, कोई कहेगा अगली स्लाइड कर दो। तो ध्यान से देखना है, सुनना है, पूरा समझ के जाओगे अच्छे से। मैंने पूरे 9 नोट्स जो हैं वो इस फॉर्मेट में लेकर आई हूँ, उसको आप अपने पास सेव कर सकते हो और आराम से वो बाद में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आईआरसी में क्या बोल रहे हो, आईआरसी में क्या जानना चाह रहे हो? रुक जाओ, सर्वे सब्जेक्ट चल रहे हैं ना अभी। आईआरसी में क्या सीखना है आपको? हाईवे इंजीनियरिंग में आता है ना आईआरसी, उसके बारे में क्या बताना है? आईआरसी लिख रहे हो ना ये? अच्छा ठीक है, तो ये 2 चीजें माननी है, इसको रूल बना लेना। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, जिसने ये काम कर लिया ना, जब ये सर्वे सब्जेक्ट खत्म होगा आपको सारा रटा होगा, आपको रिवीजन करने की 1-2 बार जरूरत पड़ेगी, बाकी क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आप भी हो जाओगे जो ये करेगा। अब क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, आप बुरा मान जाओ चाहे। फिर जब मैं टॉपिक पढ़ा लूंगी बोलूंगी अब मुझे जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जब मैंने बोला कि डाउट वाला टाइम है, पूछो तो पूछ लेना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, मैं फ्लो में पढ़ा रही होंगी, बीच में कुछ अलग आएगा, फिर वो बीच से कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखिए, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हमारी डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको याद हो जाएंगी। अभी भी वैसे ही कमेंट करने लग गए हो आप लोग। जो डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पूरी समझाऊंगी कि याद हो जाएगी। उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ स्लाइड से लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, जो आपके नोट्स होंगे वो आपको अपने आप बनाने होंगे। अब बात आती है कि अगर मैं नोट्स को हैंड रिटन फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ तो मैं ये कब बनाऊँ? ये जब क्लास हो जाएगी और सोने से पहले जब आपको रिवाइज करना है तो आपको नोट्स बनाने हैं, उस टाइम नोट्स बनाने हैं। तो एक बार रिवीजन तब हो जाएगा, क्लास में 2-3 बार रिपीट मैं कर दूंगी और अगले दिन क्लास में आने से पहले एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक आपका 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहे हो, जियोलॉजी की क्लास, अभी सर्वे की क्लास चली है तो सर्वे की क्लास में जितनी चीजें होने वाली है उसके बारे में तो सीख लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगी। सब कुछ जो नोट्स है वो पीपीटी में पूरे वैसे लिखे हुए मिलेंगे, जो आपको डेफिनेशन के लिए किसी भी बुक को नहीं देखने की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, जितना कंटेंट मैं यहाँ पर दूंगी आपको किसी और बुक को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर अब देखो क्लास में बनाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी मैं आपको अपने आप टाइम दे दूंगी ना। अब देखिए आराम से ही पढ़ेंगे, मैं कोई भागने वाली बात नहीं करूंगी। आज आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। पहली बार मैं आपको समझाऊंगी, दूसरी बार आप वो डेफिनेशन देखेंगे और तीसरी बार रात को अपने आप रिवाइज करेंगे, चौथी बार अगले दिन क्लास में आने से पहले सुबह रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्वे के बारे में कुछ नहीं जानते। चलिए अब वापिस आते हैं, कमेंट से वापस आते हैं। जो लोग सर्वे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इवन सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने टीचर पर भरोसा रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर मैं अपने कंटेंट के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आपको भी इस कंटेंट पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाओगे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, फिर इसके साथ शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिखवाऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। आज जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, और उसके बाद ये जो बेसिक टॉपिक्स है इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम भी सर्वे पढ़ रहे हैं, मैं ये बोलूँगी जिन्होंने पहले से भी पढ़ा हुआ है वो भी ये समझ कर आना कि मतलब आपने जो पहले पढ़ा है वो साइड पर रख कर आना कि आप भी 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो,
ठीक है, जो आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों को ही समझ में आ जाएगा जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस सर्वेइंग सब्जेक्ट में कवर करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग ये हम आज की क्लास में सीखेंगे, और इसी में हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग आ जाएगा, सर्वे को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सर्वे होता क्या है, सारी जो सब्जेक्ट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज है वो आज आपको मिल जाएगी, पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा आएगा टॉपिक वो आएगा हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। जो दूसरा टॉपिक आएगा दैट इज हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। अब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्या चीज़ है? अब देखो, सर्वे करने का मतलब क्या होता है? सर्वे करने का मतलब है कि मैंने कहीं पर ज़मीन खरीदनी है। सर्वे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहीं ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन खरीदने से पहले मैं क्या करूंगी? उस जगह का सर्वे करूंगी। क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी यार यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है, यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है, यहाँ से शॉपिंग मॉल कितनी दूर है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो ना, ये सारी चीज़ें देखोगे ना घर खरीदने से पहले की लोकेलिटी क्या है, तो पहले ही आपने सर्वे कर लिया है। तो सब्जेक्ट में देखो कितनी इंपॉर्टेंस है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो उससे पहले सर्वे कर रहे हो, जब प्रोजेक्ट करने जा रहे हो स्टार्ट तब भी सर्वे कर रहे हो। अब मैंने जहाँ घर खरीदना है मैंने सॉइल का टेस्ट कर लिया कि भाई यार यहाँ वो सॉइल तो नहीं है कि कहीं लोड ही ना कैरी कर पाए बाद में। तो सर्वे जब मुझे करना है, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ये भी एक तरह का सर्वे है। अब मुझे क्या करना है, जहां पर मुझे प्लॉट खरीदना है मेरे प्लॉट का कुछ एरिया होगा, मुझे अलग अलग पॉइंट्स का एरिया निकालने के लिए पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना पड़ा। तो जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, वो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्या हो गया? सीधा डिस्टेंस निकालना, ठीक है। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में आप किसके बारे में पढ़ते हो? आपने चेन देख रखी है, या घरों में देखा होगा वो कपड़े वाली टेप होती है जिससे आप मेजरमेंट ले रहे होते हो। घरों में देखा होगा, कपड़े वाली टेप भी देखी होगी, स्टील टेप भी देखी होगी, जिससे आप क्या करते हो? मैम डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में ये होगा। तीसरा जो आएगा टॉपिक वो आएगा हमारा यहाँ पर कंपास सर्वे। मैं आपको बताती हूँ जितना सिलेबस है ना वही हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो भी हमने टॉपिक पढ़ना है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कंपास की हेल्प से हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल कैसे मेजर करते हैं हम सीखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपके पास साइड पे कंपास है आप एंगल कैसे मेजर करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। एक पॉइंट मेरा, मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे इस दीवार, एक तरफ दीवार का एक कोना, दूसरी तरफ दीवार का दूसरा कोना, मुझे क्या निकालना है? कितना एंगल बन रहा है। जो एंगल कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो कंपास की हेल्प से भी हम क्या मेजर करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बताओ जरा, जिसने पढ़ रखा है, जिसकी हेल्प से आप एंगल मेजर करते हो? कंपास के अलावा नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट की हेल्प से भी क्या मेजर करते हैं मैम? एंगल मेजर करते हैं। कौन सा? अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, क्योंकि सर्वे की क्लासिफिकेशन में हमने यही पढ़ना है। अभी टॉपिक आने वाला है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। थियोडोलाइट पढ़ेंगे। अच्छा, अब कंपास और थियोडोलाइट तो पढ़ लिया, ये क्यों कर रहे हैं हम? एंगल क्यों मेजर कर रहे हैं? एंगल मेजर कर रहे हैं ताकि हम ट्रेवर्स बना सकें। तो कंपास ट्रेवर्सिंग और थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब थियोडोलाइट के बाद एक और एडवांस इंस्ट्रूमेंट आता है, वो कौन सा है? टेक्योमीटर। टेक्योमीटर, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये टेक्योमीटर के बारे में। थोड़ा बहुत ना ये ट्रेंड जो है 1 2 3 4 ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको बस चैप्टर्स रिलेट करके बता रही हूँ। अच्छा, टेक्योमीटर के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल। इसके अलावा अब टेक्योमीटर क्या करता है मैम? टेक्योमीटर आपका डिस्टेंस भी निकाल लेता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिख रही हूँ। आप ये समझो बस चैप्टर के नाम लिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी एक एक करके जब हम सर्वे खत्म कर रहे होंगे ना, मैं फिर से ये सारे चैप्टर्स के नाम लिखूंगी और आप आज के दिन को याद करोगे कि यार उस दिन तो कुछ नहीं आता था, आज जितने चैप्टर्स लिखे हैं मैम ने सबके बारे में पता है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करते हैं और एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। टेक्योमीटर से डिस्टेंस भी मेजर हो जाता है, एंगल भी मेजर हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा, ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेवलिंग के बारे में। लेवलिंग का मतलब क्या है?
लेवलिंग का मतलब है मुझे हाइट निकालनी है, RL निकालना है, एलिवेशन निकालनी है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये जो फ्लोर है, फ्लोर से मेरे हाथ की हाइट कितनी है, फ्लोर से मेरे हाथ की हाइट कितनी है। तो अलग अलग पॉइंट्स का हाइट या एलिवेशन निकालना वो हम लेवलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब लेवलिंग करी तो उसके बाद हमने क्या बनाए, कॉन्टूर्स बनाए, ये हमारा एक चैप्टर आ जाएगा। कॉन्टूर्स बनाने के बाद जहां भी सर्वे किया था वहां पर एरिया निकाला उसी जगह का, और वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करनी है, एम्बैंकमेंट बनानी है, मुझे रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए मुझे कितनी मिट्टी वहां से निकालनी पड़ेगी, कितनी मिट्टी मुझे वहां डालनी पड़ेगी, कितना कटिंग होगा, कितना फिलिंग होगा, उसके लिए वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, किसी जगह का एरिया कैसे निकालेंगे ये आएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कर्व्स चैप्टर, सेटिंग आउट ऑफ कर्व। जब ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जब मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, जब गाड़ी में हम जा रहे होते हैं तो हम ऐसे करके मुड़ते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर, जब हमें डायरेक्शन चेंज कर रही है तो हम हॉरिजॉन्टल कर्व देते हैं ना, तो कर्व के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे वो सर्वे है जो आजकल कोई भी नहीं करता है, क्योंकि देखेंगे कि क्यों नहीं करते, आपको खुद इसके लिमिटेशंस पता चल जाएंगे। लेकिन कॉलेज लेवल पे ये करवाया जाता है, अगर आपने कॉलेज में किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखा दूंगी, कर्व समझ में आ जाएगा, कर्व समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 12th नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक। लास्ट में आप देख रहे होंगे मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स लिखा है, और इस मिसलेनियस टॉपिक्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ मेजरली। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक लॉज ऑफ वेट जो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता है, वो यहाँ पर पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एरर वगैरह। टोटल स्टेशन यहाँ पढ़ेंगे, टोटल स्टेशन यहाँ पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, यही बात ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। एक टॉपिक और रह गया, एक टॉपिक और रह गया, वो कौन सा टॉपिक है, 13 यहाँ लिख देती हूँ, है ना, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर इतनी है कि आपको समझ में आ जाएगा शायद, है ना। फोटोग्रामेट्री, देवेश सर जैसी इतनी अच्छी तो नहीं है, कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने की, क्या पता जब हम ये कोर्स खत्म करें तो राइटिंग अच्छी हो जाए। अच्छा, दूसरा जो आएगा फोटोग्रामेट्री, मिसलेनियस से पहले करवा दूंगी फोटोग्रामेट्री, तो फोटोग्रामेट्री भी पढ़ेंगे। और मिसलेनियस टॉपिक्स में इसके अलावा जो थोड़े माइनर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कि किसका काम किसके लिए किया जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, अभी देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना आसान और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसने 0 लेवल का पढ़ा ना उसको मजा आ जाएगा, लास्ट तक जाते जाते बोलोगे मैम मजा ही आ गया सच में। ठीक है, ऐसा नहीं है मैम, टाइम बहुत कम दिया गया है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कंप्लीट करवाने वाली टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन लेनी है कि मैम जो आज पढ़ा रही है क्या मैं उसको आज ही याद कर पा रहा हूँ, ये टेंशन लेनी है आपने। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो ना रिमोट सेंसिंग और जीपीएस जीआईएस, ये मिसलेनियस में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा सिलेबस देख लिया, अब शुरू करें अपने आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, शुरू करें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। मैं आपको बोल रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, और इंटरेस्टिंग तब भी लगेगा अगर आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं सर्वे के बारे में पढ़ना। अब देखो सर्वेइंग की सबसे पहले डेफिनेशन पर जाते हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? फेल हो गए थे, कोई बात नहीं। आपको पता है मेरी क्लास में एक बार पहले भी एक स्टूडेंट आया था, वो फेल हो गया था। तो वो फेल हो गया था तो पहले क्या, वो कॉलेज में था और कॉलेज में वो उसने कहा कि मैम मेरे को सप्ली का पेपर देना है, प्लीज़ सर्वे पढ़ा दो। तो उसने सर्वे मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर से देखा तो सप्ली का पेपर निकल गया था। तो आप भी टेंशन मत लेना, अगर आप फेल भी हो रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप या कोई इमोजी करके मुझे वो बता सकते हो कि मैम समझ में आ गया है, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ काश आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती, तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी पर आप थम्स अप करके बता देना।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट के डेफिनेशन की। तो सर्वेइंग क्या है? सबसे पहले सर्वेइंग इज अ आर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सर्वेइंग इज अ साइंस, जिसमें हम क्या निकालते हैं? जिसमें हम निकालते हैं रिलेटिव पोजीशन। अभी मैं समझाती हूँ क्या है रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव पोजीशन, सर्वेइंग वो आर्ट है जिसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं दिल्ली और शिमला में कितना डिस्टेंस है, या शिमला से दिल्ली कितना दूर है, तो आपने यहाँ पर क्या बोला? रेफरेंस लिया शिमला। शिमला से दिल्ली कितना दूर है, ये रेफरेंस था। तो आप क्या कर रहे हो? रेफरेंस मानकर दूसरे पॉइंट का पोजीशन निकाल रहे हो। अगर मैं बोलूं शिमला कितना दूर है, अब मैंने ये नहीं पूछा कहाँ से कितना दूर है। तो जब भी हम यहाँ पर किसी पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे, किसी और पॉइंट को रेफरेंस मानकर निकालेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी हाइट 5'4" है, तो मैंने 5'4" हाइट कहाँ से बताई? मैम आपने फ्लोर से बताई। अगर मैं बता रही होती कि इस बिल्डिंग के मैं 4th फ्लोर पे खड़ी हूँ और ग्राउंड फ्लोर से जो मेरी हाइट है वो इतनी मान लो कि 20 मीटर 50 मीटर है, तो रेफरेंस चेंज हो गया। मैं जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन बताऊंगी, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानकर बताऊंगी। तो मैंने जब बोला कि शिमला दिल्ली से कितना दूर है, तो इसका मतलब रेफरेंस मेरे पास सिटी बन गई। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? रिलेटिव पोजीशन निकालेंगे पॉइंट्स की। एक पॉइंट को बताएंगे कि वो दूसरे से कितना दूर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे निकालेंगे? रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालेंगे अलग अलग मेजरमेंट लेके। जैसे हम लेंगे मैम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, हमें लेनी पड़ेगी एंगुलर मेजरमेंट। मतलब मुझे दो पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए, जैसे दीवार का जो कोना है, मैंने बोला है दीवार का कोना मुझसे कितना दूर है, मैं रेफरेंस हूँ, मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी। या फिर दीवार का इस कोना और इस कोने को मुझे बताना है कि मेरे से कितने एंगल पर है, मैं एंगल मेजर करूंगी। तो मैंने दो कोनों की पोजीशन बता दी। कैसे बताई मैम? लीनियर मेजरमेंट लेकर, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेके। तो हमें मेजरमेंट निकालनी होगी। ठीक है, हाँ, रिलेटिव पोजीशन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल और एंगुलर मेजरमेंट लेके। अब किसी ने कहा ऑन द सरफेस, बिल्कुल कहाँ पर निकालनी है? कहाँ पर निकालनी है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट्स का पोजीशन निकालेंगे, रिलेटिव मतलब एक को रेफरेंस मानकर निकालेंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे? हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, हो सकता है कहीं पर हमें एंगल मेजर करना पड़े। अब जो पॉइंट्स हैं जिनकी हम पोजीशन निकाल रहे हैं वो कहाँ पर हैं? अभी मैं जहां पर खड़ी हूं वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर है। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब मैं उस स्टार की पोजीशन निकाल रही हूँ। मैं देख रही हूँ सन की पोजीशन क्या है जहां मैं खड़ी हूँ। ये कहाँ हो गया? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं बोल रही हूँ बिनथ द सरफेस ऑफ अर्थ या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मैं कहाँ चली गई हूँ? मैं ग्राउंड लेवल से नीचे चली गई हूँ। तो हो सकता है मैं सॉइल की डिफरेंट लेयर्स की स्टडी कर रही हूँ, हो सकता है मैं पानी की डेप्थ और उससे नीचे जाकर ये स्टडी कर रही हूँ कि उसका लेवल क्या है। तो तीन जगह पर हम अलग अलग पॉइंट्स की पोजीशन निकाल रहे हैं। कहाँ? अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस पर और अर्थ की सरफेस से नीचे, ऑन, अबव और बिलो। कैसे निकाल रहे हैं मैम? डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जो सारी चीजें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन सारे पॉइंट्स को किसी मैप में या प्लान में दिखा सकें। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन निकालने को? ताकि हम लोग इसको क्या कर सके मैम? ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। कहाँ रिप्रेजेंट कर सकें? मैप में दिखा सकें या फिर प्लान में दिखा सकें। तो हमने क्या करना है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, लेकिन एक को रेफरेंस मानकर निकालनी है। अब मैंने बताना है यहाँ से ये वाला दीवार कितना दूर है, तो ये हाथ मेरा रेफरेंस हो गया। अब मैंने वो दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया। मैं कहाँ खड़ी हूँ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ खड़ी हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। जब मैं दूरी निकाल लूंगी मैं कहाँ ड्रॉ करूंगी? मैं अपने मैप पर या फिर अपनी शीट पर ड्रॉ करूंगी। अभी के लिए इतना समझ लो। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब
जो आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, सर्वेइंग इज अ आर्ट या साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। कैसे मेजर कर रहे हैं मैम? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ले रहे हैं, वर्टिकल मेजरमेंट ले रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसके साथ साथ, इनकी मेजरमेंट क्यों ले रहे हैं? ताकि हम क्या बना सकें, हम मैप बना सकें या प्लान बना सकें। क्लियर हो गया डेफिनेशन? ठीक है, समझ गए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, सर्वेइंग, सेम मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि जो सर्वेक्षण, हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे जो भी बिंदु होंगे उनकी स्थिति को जानने के लिए हम जितनी भी मेजरमेंट ले रहे हैं। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकली समझ आ गया? चलो अच्छी बात है। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन हमें क्लियर है। अब मेरे से पेपर में यहाँ पर क्या पूछा जाता है? पेपर में डेफिनेशन बहुत कम आती है। पेपर में पूछेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है आप सर्वे क्यों करते हो? मुझे बताना, सर्वे क्यों करते हैं हम लोग? मेन ऑब्जेक्टिव सर्वे करने का सिर्फ एक ही है, हम मैप बना सकें या फिर प्लान बना सकें, ताकि मैं उन चीज़ों को एक मैप में दिखा सकूं। क्योंकि जब मुझे ज़मीन खरीदने जाना है तो मेरे को क्या करेगा, पटवारी दिखा देगा कि भाई ये ज़मीनें हैं, उसने उसके साथ का पूरा बनाया होगा, एक प्लॉट ये है, एक प्लॉट ये है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर ये है, तो उसने मैप पे दिखाएगा वो मुझे। तो मेरे पास सारी डिटेल क्या होनी चाहिए मैम? मैप पर होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग? टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान। आप बोलेंगे मैप और प्लान क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी। इंडिया का मैप देखा है आपने सभी ने? इंडिया का मैप देखा है ना, कैसा दिखता है? अभी मेरे से बनेगा नहीं, एक्सपेक्ट मत करना मैं बनाऊंगी। अच्छा, प्लान बनाया है कभी? कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई है? इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अभी थोड़ी देर बाद फोटो दिखा दूंगी अगर नहीं पढ़ा है। ये एक और चीज का ध्यान रखना, मैंने जिस भी जगह पर स्टार मार्क कर दिया ना, वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो पूरे सेम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको बुक में मिल जाएंगे, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लो। तो आज से मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने जहाँ स्टार लगाया है वो आपको पूरा याद होना चाहिए दिमाग में। ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको भूल जाओ। अब जब आप किसी पेपर में जाओगे ना, आप मुझे ज़रूर याद करोगे कि मैम ने जो स्टार लगाया था वहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब जहाँ स्टार लगाए क्वेश्चन आता है उधर से। ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ये बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिलेटिव पोजीशन तो हम निकाल ही रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में एंगल भी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है उसका मैप बनाना और उसका प्लान बनाना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो सर्वे पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में है, वो सारा कहाँ पर होगा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर। वेरी गुड, मैप और प्लान बताऊंगी अभी आगे। अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारा सर्वे होने वाला है, तो हम थोड़ा सा अपनी अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, जिसने पढ़ रखा है, अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप क्या है? आप सब ने अर्थ को देखा होगा बचपन में, किसी मूवी में, किसी कार्टून में, कभी बचपन में ड्राइंग बनाई होगी। तो अर्थ की शेप क्या है? अब क्योंकि हमने जितने भी सर्वे करने हैं वो अर्थ पर ही करने हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ करने हैं, तो हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं। ये देखो जरा, एक अच्छा सा फोटो लगाया है आप लोगों के लिए। तो कुछ ऐसी शेप है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब अर्थ की शेप के बारे में डिफाइन करना था, हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ लोग थे, तो पहले ये माना जाता था कि अर्थ सरफेस फ्लैट है। अर्थ सरफेस फ्लैट है, अगर हम सीधा चलेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि हम वहां से नीचे गिर जाएंगे। सुनी होगी आपने कहानी, मैंने तो बचपन में सुनी थी कि अर्थ सरफेस फ्लैट है, प्लेन है, सीधा चले गिर गए। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अर्थ की सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, लेकिन वो स्फेरिकल भी नहीं है, मतलब वो प्रॉपर स्फेयर भी नहीं है और वो प्रॉपर ओवल भी नहीं है, प्रॉपर स्फेयर भी नहीं है, ना ही वो इलिप्स है, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अब एक चीज देखिएगा जरा यहाँ पर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ पर ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ, अब ये है इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, है ना? सॉरी, गलत लिख दिया, ये है पोल्स और ये है हमारे इक्वेटर।
ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर को ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। और पोल्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस होती है इसको क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस। तो एक एक्सिस थी जो अर्थ के सेंटर से गुजर रही है, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, मैंने आगे लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि ये फ्लैट है। अब जिन्होंने बोला फ्लैट है, अब जब उन लोगों ने आपस में ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई, गिरते तो है ही नहीं कभी भी, ऐसी तो अर्थ की सरफेस है ही नहीं। फिर उसके बाद और ज़्यादा साइंटिस्ट आए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ सरफेस कुछ इस तरीके का है कि अगर हम इसको कट करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एरिया कम है, नीचे वाले का एरिया ज़्यादा है, नीचे वाले का एरिया ज्यादा है। तो उसने बोला इसकी शेप ओवल है तो आप इसका नाम दे दो ओवलॉइड, इसका नाम दे दो ओवलॉइड। ठीक है, फिर थोड़े 2-4 लोग और आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अर्थ सरफेस को ना एक काम करते हैं, बीच से काट देते हैं। जब बीच से काटेंगे ना तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो इलिप्स की तरह दिख रहा है, तो इसको आप नाम दे दो इलिप्सॉइड। ऐसे करते करते लोग आते गए और नाम देते गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके जैसे कुछ इंटेलिजेंट लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ना ही ये इलिप्स है ना ही ये ओवल है, ये तो किसी शेप से मैच ही नहीं कर रहा, आप कैसे नाम दे रहे हो, सर्कल तो है ही नहीं, स्फीयर बन नहीं रहा है। तो आप जैसे जो समझदार लोग आए उन्होंने कहा क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो इर्रेगुलर है। ये कैसी है? इर्रेगुलर है। तो आप इसकी शेप को नाम दे दो जियोइड, इसकी शेप को नाम दे दो जियोइड, क्योंकि ये किसी भी ज्योमेट्री से मैच नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेपर में पूछा जाता है जो शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ की शेप का नाम क्या है? जियोइड है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। जियोइड का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे दिख रहा है कि एक स्फेयर था, उसको मैंने ऐसे दबा दिया, ऊपर और नीचे से दबा दिया और ये यहां से फैल गया, ऐसा दिख रहा है इस इमेज में? क्लियर हो रहा है ना? यहां से दबाया और यहां की तरफ फैल गया। तो ये कुछ ऐसी शेप है कि इक्वेटोरियल एक्सिस की जो लेंथ है वो पोलर एक्सिस की लेंथ से ज्यादा है। अब मैम आपने तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, ये कहाँ याद रहेगी हम लोगों को? याद रही, पेपर में पूछी भी नहीं जाती है। अब देखो पेपर में यहाँ पर क्या पूछा जाता है, पेपर में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दी। ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा इसका आंसर। अगर एग्जाम में पूछता है वो, तो एक आप इसको जियोइड बोलोगे और दूसरा जियोइड के अलावा ऑब्लेट स्फेरॉइडल, ये दोनों आंसर करेक्ट है, ऑब्लेट स्फेरॉइडल। ठीक है, ऑब्लेट, क्योंकि ना ये स्फेयर है ना ही ये इलिप्स है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइडल। क्लियर हो गया? अब पेपर में यहाँ से सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे क्या है? आपने आंसर कर दिया, मैप या प्लान बनाना। दूसरी चीज आपसे पूछी अर्थ की शेप क्या है? जियोइड है, या फिर जियोइड ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्लेट स्फेरॉइडल है। ठीक है, तीसरी चीज आपसे पेपर में क्या पूछेंगे कि इक्वेटोरियल एक्सिस की लेंथ और पोलर एक्सिस की लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना होता है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप इतना बड़ा किलोमीटर्स में वैल्यू याद रखो, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इसके बीच और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है। तो आप क्या बोलेंगे? 42.95 किलोमीटर। ये स्टार मार्क कर रही हूं। अगली चीज 42.95 किलोमीटर। एक मिनट, आपकी चैट नहीं दिख रही मुझे, तो 42.95 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस होगा ये मुझसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखी है, सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है, शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है तो इसको क्या बोलते हैं? जियोइड बोला जाता है। अब देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में तो आ गई ना। अब मैं यहाँ पर अगर नहीं भी लिख रही हूँ तो भी काम बन जाएगा ना, समझ तो आ रहा है ना कि क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए पहले एक बार समझा दिया, दूसरी बार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड पोलर एक्सिस कितना है मैम? 42.95 किलोमीटर है। ये स्टार लगा दिया, पेपर का क्वेश्चन जियोइड। अगला क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमारे अभी तक यहाँ से बन गए। अगली चीज क्या है? अर्थ का रेडियस। आप यहाँ पर क्या देखोगे? एवरेज रेडियस लिखा हुआ है। अब देखो जरा, अगर ये स्फेयर होता,
ये सर्कल होता तो मैं ऐसे बोल सकती थी कि 20 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, या फिर इतना मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, या स्फेयर ड्रॉ कर लो। लेकिन हुआ क्या, ये शेप तो इरेगुलर है, इसका तो एक रेडियस हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब आप इसके अलग अलग पॉइंट पर रेडियस R1, यहाँ रेडियस R2 होगा, यहाँ रेडियस R3 होगा, आपने इन सब का एवरेज लिया और उस एवरेज के बाद जो आपने रेडियस निकाला वो 6371 किलोमीटर है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि रेडियस कितना है, बोलना नहीं भाई आप गलत पूछ रहे हो, रेडियस नहीं होता, एवरेज रेडियस होता है। रेडियस होता तो मैं इसको स्फेयर बोल देती। तो एवरेज रेडियस इज 6371 किलोमीटर्स। कोई डाउट यहाँ तक तो बता दीजिए। समझ आ गया सर्वे क्या होता है, अर्थ का शेप क्या है, और कितना कितना क्या क्या वैल्यू कहाँ से याद रखनी है। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे उनको समझ में आ गया, ये बताना मुझे जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे चलते। ये बात यहां तक हो गई, डेफिनेशन मुझे पता चल गई। अर्थ का पोलर एक्सिस, ये लिखा है ना पोलर एक्सिस का डायमीटर 12713.83 किलोमीटर। पेपर में नहीं आती है, अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो। और इक्वेटोरियल एक्सिस का जो लेंथ है 12756.78, 12756 और 12713.83 किलोमीटर। ठीक है, ये है। अब ये हमें क्लियर हो गया कि अर्थ ना ही कोई स्फेयर है, ना ही कोई इलिप्स है, ना ही ओवल है, ये तो इरेगुलर है। इसीलिए हमने इसको जियोइड नाम दे दिया और ऑब्लेट स्फेरॉइडल नाम दे दिया। इस एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो इस एक्सिस से 42.95 किलोमीटर ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे सर्वे की क्लासिफिकेशन की। सर्वे की क्लासिफिकेशन के बाद आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की, ध्यान से सुनते जाना। आधे लोग पढ़कर भी आए हो, लेकिन जो नहीं पढ़कर आए हैं प्लीज रिस्पॉन्स देना, आपको भी समझ में आना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी क्लासिफिकेशन है जिसको हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। इस बेसिस पे कि हम लोग जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसीडर कर रहे हैं या नहीं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखना, मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगी अब सर्वे को। सर्वे का डेफिनेशन पता चल गया, अर्थ का शेप पता चल गया। अब क्या देखना है, सर्वे को कैसे क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए पहला फैक्टर कर्वेचर ऑफ अर्थ, या शेप या कर्वेचर लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अच्छा, अभी सिर्फ समझने में ध्यान देना, लिखने में ध्यान मत देना। ध्यान से देखो, पहला सर्वे लिख रही हूं मैं, प्लेन सर्वे। आप इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, आप लोग इनके बीच डिफरेंस अपने आप ही बता दोगे, अपने आप ही बता दोगे। दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। तो ये हमारी सर्वे की वो क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे कर रहे हैं कि अर्थ का कर्वेचर कैसा कंसीडर करेंगे, अर्थ का कर्वेचर कैसा कंसीडर करेंगे। लेवल सर्वे समझा दूंगी ना, समझा दूंगी लेवल सर्वे क्या होता है। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, चलो नाम से पता चल रहा है प्लेन सर्वे क्या है। अब मुझे बताओ, जिस रूम में आप बैठे हो, जहां भी, या फिर जिस भी रूम में आप बैठे हो, आपको अपना फ्लोर, आपके सामने कोई दीवार होगी, मान लो है दीवार, तो वहां से लेकर आपको जहां आप बैठे हो वहां से दीवार तक का जो डिस्टेंस मेजर करना है, क्या उसमें कोई कर्वेचर नजर आ रहा है या सीधा दिख रहा है? क्या कोई कर्वेचर नजर आ रहा है या फिर सीधा दिख रहा है? ये बताओ। सीधा ही दिखेगा भाई। अगर कर्वेचर होता तो घर पे जो जिसने घर बनाया था ना उसको गाली देनी थी कि यार ये कैसा घर बना दिया है, ये तो ऐसी शेप वाला घर आ गया। सीधा ही है मैम। ग्राउंड पर जाते हैं तो ग्राउंड पर नीचे जाओगे आप, अपने घर के बाहर खेलने जाते हो तो ग्राउंड के बाहर आपको डिस्टेंस कैसा दिखता है? मैम सीधा ही तो दिखता है। किसने बोल दिया कि वहाँ कर्वेचर होता है ना? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मुझे आंसर करना। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है? जो अर्थ की अभी शेप थी, अर्थ की अभी शेप थी जियोइड। मैंने आपको बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्या अगर मैं अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं करूंगी, क्या यहाँ पे एरर आएगा? क्या यहाँ पे एरर आएगा? अर्थ आंसर यस या नो करना। मैंने यहाँ पर बोला कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालो, आपने बोला छोड़ो कर्वेचर वाला पार्ट, एक काम करते हैं, यहाँ से जाते हैं और ये डिस्टेंस ऐसे बता देते हैं। क्या ये सही है?
क्या ये सही है? नहीं है ना। अब देखो, अगर मैंने बोला सी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालो, आपने बोला एक काम करते हैं, सी पर जाते हैं और ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब तो मैंने हर सरफेस पे ज्यादा दूर दूर पॉइंट्स लिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एरिया जो मैं सर्वे कर रही हूं मैम, वो जब ज्यादा है तो वो कौन सा सर्वे होगा? तो वो कौन सा सर्वे होगा? अर्थ का कर्वेचर तो लेना ही पड़ेगा मैम, नहीं तो इतनी ज्यादा एरर आ जाएगा, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप? जब आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर सी और डी पॉइंट में करने की जरूरत लग रही है? मैम नहीं लग रही है, दोनों पॉइंट इतने पास है, ऐसे लग रहा है कि मैम सीधी लाइन ही आ रही है। तो इसका मतलब प्लेन सर्वे वो सर्वे होगा जिसमें आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि दो पॉइंट्स बहुत पास हैं, या फिर जो एरिया हम निकालना चाहते हैं जहां का वो बहुत कम है। लेकिन जियोडेटिक सर्वे वो होगा मैम जब एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए और दूर दूर पॉइंट्स हैं। अब आपको यहाँ जो डिस्टेंस निकालना है उसमें आपको अर्थ का कर्वेचर वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? जियोडेटिक सर्वे। ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं, बेसिक से क्लियर हैं। प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, अब ये समझ आ गया ना। आगे के डिफरेंस अब आप बताएंगे मुझे। अब मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि देखो मुझे तो आता नहीं है, अब आपको ही बताना पड़ेगा कि क्या होता है प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस। लिखना मत यार, अभी मैंने इसको अच्छे से लिखा हुआ है। आगे आपके नोट्स अगर आपको बनाने हैं जो, उसमें कैसे नोट डाउन करना है उसके लिए पूरी स्टेटमेंट अच्छे से आपको मिल जाएगी। अभी बस यहाँ ध्यान देना जो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। प्लेन सर्वे में सबसे पहले अर्थ का जो सरफेस है प्लेन सर्वे में कैसा माना मैम? स्ट्रेट लाइन मान लिया, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो आपने स्ट्रेट लाइन मान लिया। लेकिन यहाँ पर उसी डिस्टेंस को हमें क्या मानना पड़ा मैम? कर्वेचर मानना पड़ा। अग्री हो? मानते हो ये बात सही लिखी है? मानते हो ये बात सही लिखी है? अगली बात बताना मुझे, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा? कौन सा सर्वे ज्यादा एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट मतलब सही होगा। अब आप भूल जाओ यार मुझे इतना बड़ा एरिया सर्वे करना है या छोटा करना है, मुझे ये बताओ कौन सा सर्वे ज्यादा एक्यूरेट होगा। मैं पॉइंट लिख रही हूं, एक्यूरेसी। प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे? जियोडेटिक इज मोर एक्यूरेट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर आ भी रहा था, आ तो प्लेन में भी रहा है, हम अपनी मर्जी से उसको इग्नोर कर रहे हैं, सीधी लाइन तो हमने उसको मान ली है। वेरी गुड, देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप। ये आ जाएगा लेस एक्यूरेट, ये आ जाएगा लेस एक्यूरेट, ठीक है। प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। अब देखो, अब क्या है, प्लम बॉब देखा है कभी? प्लम बॉब मैं बताती हूँ क्या होता है। ये देखो ना, ऐसे है ना। प्लम बॉब क्या होता है? इसके जैसे ही मान लो, एक पतला सा धागा होता है और नीचे बस ये चार्जर की जगह एक ट्रायंगल जैसा कोन बना होगा, एक ट्रायंगल जैसा कोन बना होगा, उसको बोलते हैं प्लम बॉब। अब क्या होगा कि जब मैं इस धागे को फ्रीली ऐसे नीचे सस्पेंड करूंगी ना, ये क्या करेगा? किसके काम में आता है मैम? सेंटरिंग के काम में आता है। सेंटरिंग के काम में आता है ना। ऐसे रखेंगे, ये प्लम बॉब एक्चुअल में जो दिखता है मैं आगे दिखाऊंगी मैम। ये क्या है? ये एक धागा है, नीचे प्लम बॉब है, जहां ये जमीन को टच करेगा, मतलब कि हम इसका काम किस लिए करते हैं? इंस्ट्रूमेंट से इसको नीचे की तरफ गिराते हैं और वहां ग्राउंड पे पॉइंट नोट कर लेते हैं क्या है। अब एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी लाइन इससे पास होती हुई जा रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो जो ये वाइट कलर की लाइन इमेजिनरी है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्लम्ब लाइन। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये क्या है मैम? ये क्या है? प्लम्ब बॉब। किसके काम आता है? सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होती है मैम? हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो पहली बार सर्वे पढ़ रहे हैं, नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको याद रखना अभी, ठीक है। अच्छा, प्लम्ब बॉब है, इससे इमेजिनरी लाइन यहाँ से जो जा रही है उसको क्या बोलते हैं मैम? प्लम्ब लाइन बोलते हैं। प्लम्ब लाइन क्या दिखा रही है मैम? नीचे को डाल रहे तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी दिखा रही है। अब देखो जरा इस केस में, अब देखो जरा इस केस में, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर प्लम्ब बॉब रखा,
मैंने यहाँ पर प्लम बॉब रखा तो प्लम लाइन मैम ऐसे बनेगी, यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी दिखाती हुई। मैंने डी पे प्लम बॉब रखा तो यहाँ से भी ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी दिखाती हुई ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे बनेगी ना। जब मैं सॉरी गिर ही गया लग रहा था बच जाएगा। अच्छा, सी पर मैंने प्लम बॉब रखा तो ऐसे जाएगी ना लाइन, डी पे रखा तो भी ऐसी दिखाएगी। तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट मेंशन करूंगी प्लम लाइन, प्लम लाइन प्लेन सर्वे में दो पॉइंट के बीच की जो लाइन है क्योंकि वो सीधी है, तो जब हम प्लम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी दिखेगी मैम, वो पैरेलल नजर आएगी। अग्री हो इस बात से? दोनों पॉइंट्स पे जब मैं प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड करूंगी, यहाँ से भी सीधी नीचे, यहाँ से भी सीधी नीचे, दोनों लाइंस पैरेलल नजर आएंगी। ठीक है। और इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, अगर मैं ए पॉइंट पर प्लम बॉब और बी पॉइंट पे प्लम बॉब रखती हूँ, अब एरिया बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ, जा तो ये भी अर्थ के सेंटर की तरफ ही रहा था लेकिन पॉइंट बहुत पास थे। ए पे रखा, ये आ गई प्लम लाइन, बी पे रखा, ये आ गई प्लम लाइन, ये क्या है मैम, प्लम बॉब है। तो इस केस में ये प्लम लाइन हमें कहाँ पर मिलती हुई दिखती है, अर्थ के सेंटर पे दिखती हुई मिलती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्लम लाइन कहाँ मिलती है, यहाँ पर प्लम लाइन अर्थ के सेंटर पर कोइंसाइड होती है। क्यों? क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है, एरिया इतना ज़्यादा है, यहाँ प्लम बॉब रखा वो अर्थ के सेंटर की तरफ आ रही है, यहाँ पर आ तो यहाँ भी रही थी लेकिन पॉइंट बहुत पास थे, तो ऐसा लग रहा है कि पैरेलल है। ये बात क्लियर हो गई? प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताना ये पॉइंट क्लियर हो गया प्लम लाइन वाला? ठीक है। अब देखो, अब देखो, जब मैंने प्लेन सर्वे कंसीडर किया है, जब मैंने प्लेन सर्वे कंसीडर किया है और मैं 3 पॉइंट्स को ग्राउंड पे मेजर कर रही हूँ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैम अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि मैम आप साइड पर जाते हो, आपको बोला 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 के बीच डिस्टेंस निकाल के बताओ, आपने इन 3 के बीच डिस्टेंस निकाला और आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ए बी बी सी सी ए, सारी लाइंस कैसी होंगी अगर मैं प्लेन सर्वे कर रही हूँ? क्या इसमें कर्वेचर आएगा अर्थ का? प्लेन सर्वे करते टाइम क्या इसमें कर्वेचर आएगा अर्थ का? मैम नहीं आएगा। तो यहाँ जो ट्राइंगल बनता है वो कैसा ट्राइंगल बनता है? इसका नाम है प्लेन ट्राइंगल। इसका नाम क्या है? प्लेन ट्राइंगल। तो प्लेन ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? प्लेन ट्राइंगल का मतलब है ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ प्लेन ट्राइंगल क्यों? क्योंकि प्लेन सर्वे है, मैंने बोला ग्राउंड पर जाइए, 3 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मेजर करके आइए। आपने D1 डिस्टेंस मेजर किया, D2 डिस्टेंस मेजर किया, D3 किया। आपने इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें अर्थ के कर्वेचर को नहीं कंसीडर किया, आपने मान लिया कि ये सीधी लाइन है, तो जो ट्राइंगल बनेगा वो प्लेन ट्राइंगल बना। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? θ1, θ2 और θ3। बता दीजिए इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, जल्दी से बता दो। 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो प्लेन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा मैम? 180 डिग्री होगा। अब मैंने बोला कि आपके पास अर्थ के सरफेस का एक बहुत बड़ा एरिया है, आपके पास ये अर्थ का सरफेस है, ए पॉइंट यहाँ माना, बी पॉइंट यहाँ माना, अब देखो ये अर्थ कितनी बड़ी है, सी पॉइंट यहाँ माना। अब मेरे पास ये 3 पॉइंट है, तीनों के बीच एरिया निकाल के बताओ, क्या इसको प्लेन मान सकते हो? क्या इसको प्लेन मान सकते हो ट्राइंगल को? नहीं मान सकते ना। कैसे मान लेंगे यार, इतनी बड़ी अर्थ पे हम इसको सीधी लाइन तो मान ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट्स थे जो अभी मैंने आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाए, तो इन दोनों के बीच सीधी लाइन तो नहीं होगी, ये कर्वेचर होगी। इनके बीच भी सीधी लाइन नहीं होगी, ये भी कर्वेचर होगी। इनके बीच भी सीधी लाइन नहीं होगी, ये भी कर्वेचर होगी। मतलब अब इन सारे पॉइंट्स के बीच की जो सीधी लाइन है वो सीधी ना होकर क्या होगा? अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 1 सेकेंड ज़्यादा। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये वाला एंगल अगर थीटा है, क्या θ1 आपको थीटा से ज़्यादा दिख रहा है?
किस वजह से हुआ? क्योंकि मैम इसमें तो अर्थ का कर्वेचर भी आ गया, सीधा होता तो थीटा था, थोड़ा ऐसा हो गया तो ज्यादा हो गया। आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? ये वाला एंगल मैम θ2 जो है वो और बढ़ गया, ये θ3 और बढ़ गया। इसका मतलब θ1 θ2 θ3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमेशा इसके बीच का जो एंगल का सम होगा 180 से ज्यादा होगा। और दिखती सी बात है यार, ये प्लेन होता तो प्लेन ट्राइंगल था, अब यहाँ कर्वेचर भी आ रहा है, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या आ जाएगा? स्फेरिकल ट्राइंगल। इसका नाम क्या आ जाएगा? स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा होता है, पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? 180 डिग्री से ज्यादा होता है, इतना क्लियर हो गया? ये बताओ मुझे, जितना पूछती हूँ उतना आंसर किया कीजिए, है ना। अब ये 1 सेकेंड वाली बात मैं क्लियर करवाती हूँ आपको। अब आप बोलेंगे मैम इतनी देर से आप प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के जो डिफरेंस बता रहे हो सारे क्लियर हो गए, लेकिन अभी तक यही नहीं समझ आया। हम बोल रहे हैं कि कम एरिया जब सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे है, ज्यादा एरिया सर्वे कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वे है। यही नहीं समझ आया ना अभी तक? अब एक बार जरा मैं इस स्लाइड को हटा रही हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि आपने अभी तक कौन कौन से डिफरेंस पढ़े अपने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। सबसे पहले प्लेन सर्वे में सीधी लाइन है 2 पॉइंट्स के बीच में, जियोडेटिक में कैसी है? कर्व्ड है। प्लेन सर्वे कम एक्यूरेट है, जियोडेटिक सर्वे ज्यादा एक्यूरेट है। प्लेन सर्वे में कैसा ट्राइंगल बना? प्लेन ट्राइंगल। जियोडेटिक में स्फेरिकल ट्राइंगल। प्लेन जो सर्वे था हमारा, इसमें प्लम लाइन कैसी दिखी मैम? दोनों सीधी पैरेलल। जियोडेटिक में सेंटर पे आकर मिलती हुई। ये सारे डिफरेंस हमें समझ आ गए हैं। यही नहीं समझ आया एरिया कितना लेना है। अब देखो कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, करते हैं तो नोट करते हैं। अच्छा मुझे साइड होना है, आप इसमें नोट कर रहे हो अभी साथ साथ क्या? अच्छा देखिए, जब हम प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस देखें तो मैं आपको इतनी चीज क्लियर करवा देती हूं कि जब आप एरिया जो सर्वे कर रहे हो, अभी तक मैं बोल रही थी ज्यादा होगा तो प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं। जब मैं एरिया सर्वे करूं वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। 195.5 किलोमीटर से अगर एरिया ज़्यादा है, तो अगर इससे ज़्यादा एरिया है तो हम उसे कौन सा सर्वे बोलते हैं? मैम आप उसको जियोडेटिक सर्वे बोलोगे। अच्छा अभी मैं एक और कंफ्यूजन दूर करती हूँ। और अगर एरिया इससे कम है, लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको हम प्लेन सर्वे बोलेंगे। ठीक है। अच्छा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर किसी बुक में लिखा रहता है, कहीं पर मैम जब क्वेश्चन आता है तो 260 किलोमीटर लिखा रहता है। अब एक चीज बताना मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप ग्राउंड पर जाइए, ये डिस्टेंस मेजर करके आना है, 20 किलोमीटर है। मेरे को पहले ही पता है कि भाई 20 किलोमीटर है, मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि आप कितना बताएंगे मुझे, है ना। मैं आपको चेक कर रही हूँ, मैंने आपको टेप दे दी, बोला 20 किलोमीटर है, आपको नहीं बताया 20 है, आपको बोला ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करके आओ। अब एक ग्रुप आता है, वो बताता है कि मैम 20 किलोमीटर। एक ग्रुप आता है, वो एकदम अच्छा काम करने वाला है, आप में से अभी मुझे नाम तो याद हो जाएंगे अच्छा काम करने वाले के भी, तो धीरे धीरे नाम भी आएंगे। 20 किलोमीटर बताता है, चलो अच्छी बात है। दूसरा आता है, उसने 20 किलोमीटर तो मेजर किया, लेकिन प्लस साथ में उसने मेजर कर लिया, मैम मान लेते हैं 2 mm। अब मुझे बताओ, क्या 20 किलोमीटर में इस 2 mm की वजह से बहुत फर्क आया? 2 भी मैंने ज्यादा लिख दिया है, जो मैंने आपको बात समझानी है उसके लिए 2 भी बहुत ज्यादा है। क्या इस 2 mm की वजह से जो मैं 20 किलोमीटर बता रही हूँ, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। हो सकता है जो मैंने मेजर किया हो ये भी गलत हो, भाई 20 से ये भी हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्या पता ये वाला सही हो। मैं तो सही अपने को इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। अप्रोक्सीमेट है मैम, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे जाना चाहती हूँ तो मैं इसको बोलूंगी 20 किलोमीटर प्लस 2 mm। अब ध्यान से सुनना, बस बाकी भूल जाना जो बुक्स में पढ़ा है, ध्यान से सुनना। जो बुक्स मैं भी आपको यहाँ डाटा लिखूंगी ना, वो आप डाटा कहीं एग्जाम में अगर कुछ और आंसर सही दिया है तो मैं उसकी गारंटी देती हूँ
कि मैं आप लोगों को बताऊंगी इस बुक में ये लिखा था इसलिए आप ये आंसर करके आए हो, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक ऐसी रेफरेंस बुक होनी चाहिए कि जिससे हम बोल सकें इसमें ये लिखा था तो आंसर ये होगा। जो आप ऑब्जेक्शन करते हो, अगर आपको पता हो, ऑब्जेक्शन करना पड़ता है ना कई बार, कुछ क्वेश्चंस में गलती होती है तो वो बुक से लाइन टू लाइन हमें देखनी पड़ती है। तो आप मेरे पास आना अगर कुछ अलग लिखा हो। अब देखिए, पहली बात, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी ए जेई गेट ईएससी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने एरिया वाले सर्वे को हम प्लेन और जियोडेटिक बोलते हैं। उन 98% क्वेश्चंस मैंने देखे, उन क्वेश्चंस में क्या लिखा है, या तो उन्होंने ऑप्शन में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, बाकी 3 ऑप्शंस फालतू लिखे हैं, या 250 या 260 किलोमीटर लिखा है, बाकी सब ऑप्शन फालतू लिखे हैं, 200 100 कुछ, या मतलब जो नहीं हो सकते। तो पहली बात, जब मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 195.5 किलोमीटर इज करेक्ट, 260 किलोमीटर भी सही है, कभी भी दोनों एक ऑप्शन में नहीं आएंगे। अब आगे सुनिएगा, होता क्या है, जब मैं एक ट्राइंगल, जब एरिया जो हम सर्वे कर रहे हैं वो एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है, और मैं ये ट्राइंगल का एरिया बता रही हूँ, अभी ट्राइंगल है, मैंने सर्वे किया, एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, इसमें जब मैं तीनों एंगल का सम निकालती हूँ, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, कितना निकल कर आता है मैम, 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। अब देखो जरा कितना सा फर्क आया, 1 सेकेंड का फर्क आया, 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम यूनिट लिखते हैं एंगल की, जब भी हम यूनिट लिखते हैं एंगल की, तो कैसे लिखते हैं मैम, डिग्री, सबसे पहले आता है डिग्री, फिर आता है मिनट, और फिर आता है सेकंड। ये पहली 2 टर्म है डिग्री, फिर है मिनट, और ये है सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और उसको आप 60 के ऊपर सिंगल डैश लगा के दिखाते हो, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको आप 2 डैश लगाकर ऊपर दिखाते हो। क्लियर हो गया ये बात, 1 डिग्री 1 मिनट 60 सेकंड, सब क्लियर हो गया। तो जब 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सर्वे कर रही हूं तो सिर्फ 1 सेकंड का इफेक्ट आता है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इस एरिया में, इतने एरिया में अर्थ का कर्वेचर रोल में आने लग गया है। कितना आया है, बहुत कम आया है, सिर्फ 1 सेकंड। तो इसको मैं जियोडेटिक सर्वे बोलूंगी। लेकिन यहीं पर जब आपको बुक में लिखा होगा व्हेन एरिया टू बी सर्वेड इज ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, यही जो 1 सेकंड की वैल्यू थी ना, यही जो 1 सेकंड की वैल्यू थी, ये डिग्री में वेरिएशन दिखा देती है। कितनी दिखाती है मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की है, लेकिन ये वैल्यू डिग्री में ज़्यादा दिखाएगी। तो इसका मतलब अभी तो मैम सिर्फ सेकंड्स का ही डिफरेंस था, अगर डिग्री का डिफरेंस आ गया तो एरर बहुत ज़्यादा माना जाएगा। तो अगर आपने मैम ये एग्जाम्पल दिया था इस 20 किलोमीटर की बजाय मैं इसको 30 किलोमीटर बता दूँ, ये तो बड़ा ज़्यादा एरर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के बाद अर्थ के कर्वेचर को अगर हम कंसीडर नहीं करते तो हमारी कैलकुलेशन में एरर आने लग जाता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया जब मैं सर्वे करूंगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं उसको प्लेन सर्वे मानूं। इसीलिए ये दोनों बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर भी सही है और 260 किलोमीटर भी सही है, क्योंकि अब मेरे पास 4 रेफरेंस बुक है, मैंने उन सब में से ये देखकर ही आपको आंसर किया है। अब बताओ, अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? हाँ, एसके दुगल में भी आपके पास 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है, बीसी पुन्मिया में भी यही है। तो आंसर अगर आप करोगे, और आपके पास मैंने आपको बता दिया जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हुए हैं उसमें अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ही ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में देखने को मिले। इसलिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस कंफ्यूज मत हो, मतलब इसमें आपके ये दोनों आंसर करेक्ट है। प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे के डिफरेंस सारे याद हो गए हैं, सारे याद हो गए। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो, अब जल्दी से देखिए ज़रा, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में मीन सरफेस ऑफ अर्थ कैसा माना है मैम? फ्लैट माना है। जियोडेटिक सर्वे में कैसा माना है मैम? जियोडेटिक सर्वे में कर्व्ड माना है।
अगला पॉइंट, प्लेन सर्वे में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है, स्ट्रेट लाइन। जियोडेटिक में क्या है, आर्क है। इसमें जो ट्राइंगल बनेगा प्लेन ट्राइंगल, यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा स्फेरिकल ट्राइंगल। यहाँ पर प्लम लाइन पैरेलल। अब प्लम लाइन ये इस समझ आ गया, अब मैं आपको रटने को नहीं बोल रही हूँ। यहाँ प्लम लाइन सेंटर पे मिलती हुई मिलेगी। एक्यूरेसी कम, एक्यूरेसी ज़्यादा। 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वे, ज़्यादा है तो जियोडेटिक सर्वे। ये प्लम बॉब दिखाया है, ऐसे अगर कोई बाद में सोचे कि मैम ये क्या दिखाया है आपने, तो ये प्लम बॉब दिखाया है, ठीक है। ये जो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाली बात थी, तो उसमें लिख दिया कि 1 सेकंड सिर्फ ज़्यादा होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर दोनों ऑप्शंस आ गए 195.5 किलोमीटर और 260 या 250, अगर दोनों ऑप्शंस आ गए, आपने 195.5 किलोमीटर स्क्वायर करेक्ट करके आना है। अगर उन्होंने आंसर गलत दिया तो हम ऑब्जेक्शन कर लेंगे, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शंस आ गए। क्लियर हो गया ना, अभी कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, अपनी क्लासिफिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट देखना ज़रा, अब मुझे बताना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जैसे हम ट्राइंगल 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे बोल रहे थे, मैम 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। अरे 250 या 260 एक ही चीज़ दी होगी, 250 या 2, मैं आपको पूछती हूँ, क्वेश्चन देखो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन वैलिड है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे हैं, एनालाइज करके ही बता रही हूँ। या तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्लेन सर्वे के लिए लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, इसके अलावा वाले ऑप्शंस आर इररेलीवेंट होंगे, ऐसा होगा, ठीक है। या क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन क्या मिलेगा, लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, इसके अलावा उसने दिया होगा आंसर 200, 210, 230, तो ये तो नहीं होंगे, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया होता है 250, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और बाकी 210 या 200 जो उसका मन किया उसने दे दिया, तो आप क्या आंसर करोगे इसमें, मैम इसमें ये आंसर करके आएंगे। कंफ्यूजन दूर हो गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो दोनों आ जाएंगे, ये आ जाएगा 260 आएगा, वो भी करेक्ट करके आना है, 250 लिखा होता है इसकी जगह, वो भी करेक्ट करके आना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रही थी कि अगर हम प्लेन सर्वे कंसीडर कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मैम, वो स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं जियोडेटिक सर्वे कर रहा होता, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो मैं लाइन ड्रॉ करता, वो सीधी लाइन नहीं होती। अच्छा, कैसे नहीं होती, देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा एक अच्छा सा डायग्राम था ना अर्थ का, ये देखो। अब इसको देखना, ए और बी के बीच में जब मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब मैंने इन दोनों के बीच प्लेन सर्वे कंसीडर किया है। ए और बी के बीच में अगर मैं जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करूंगी तो मैम वो कर्वेचर बनेगी। आप मुझे बताओ, ए बी वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा है या फिर जो कर्व्ड है उसकी लेंथ ज़्यादा है, ये बता दो एक बार। जो सीधी लाइन है, अगर मैं यहाँ पर प्लेन सर्वे लेती उसकी लेंथ ज़्यादा होती, या फिर जो मैं कर्व्ड सर्विस लेती तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती, प्लेन या फिर कर्व्ड, ये बता दो। चलो ये बता दो, फिर हम अगले पॉइंट पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन और भी पढ़नी है। बोलो किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कर्व्ड का ज़्यादा होगा ना, जो कर्व्ड है उसका ज़्यादा होगा, दिखती सी बात है। सीधी में वो डिस्टेंस कम बता रहा होगा, लेकिन कर्व्ड का ज़्यादा होगा। अब कर्व्ड का ज़्यादा होगा, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इस पॉइंट को देखिएगा, इसमें भी आपको कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैंने बीसी पुन्मिया से उठाया है ये पॉइंट। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क एंड सबटेंडेड कॉर्ड, ये मान लिया ए और बी, ए और बी कॉर्ड बन गया, ये बन गया आर्क, मतलब ये आ गया मैम जियोडेटिक सर्वे, ये आ गया जियोडेटिक सर्वे। और ये वाला नीचे वाली लाइन क्या आ गई मैम, प्लेन सर्वे, ये क्या आ गया, प्लेन सर्वे। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका जो लेंथ है ये 18.5 किलोमीटर है, 18.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो और प्लेन सर्वे मानकर कर रहे हो, तो सीधी लाइन आएगी।
मैम अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस मैं जियोडेटिक सर्वे मानकर कंसीडर करूं तो कॉर्ड और आर्क में लेंथ का डिस्टेंस कितना रहता है, लेंथ का डिफरेंस कितना रहता है मैम, सिर्फ 1 सेंटीमीटर रहता है। मतलब अगर मैं 18.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अर्थ को प्लेन मानकर मेजर करती हूँ तो इतना आएगा, कर्वेचर मानकर करती हूँ तो डिस्टेंस सिर्फ कितना बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब 18.5 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था पहले बहुत ज्यादा स्टेट एग्जाम्स में, अब इतना फेमस नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये 18.5 लेना, क्योंकि इसको कुछ ना मतलब सॉल्व करके भी देखा है तो ये वैल्यू ना 18 के पास ही आती है, तो इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि 18.5 किलोमीटर आप इसको ले सकते हो, है ना। अब 250 और 60 से थोड़ा बाहर निकलो, मैंने आपको बताया तो कि कैसा क्वेश्चन आएगा। 250 और 260 किसी भी एग्जाम में एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। और आपको मैंने बता दिया अगर 195.5 और 260 या 250 होता है तो किसको करेक्ट करना है, 195.5 को करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी यही कंफ्यूजन है कि कुछ बुक्स बोलती हैं कि 12 किलोमीटर है, कुछ बुक्स कहती है 18 किलोमीटर है, लेकिन बीसी पुन्मिया कहती है कि भाई 18.5 किलोमीटर है। हम इसको यही सच मानेंगे क्योंकि वो एक ऐसी रेफरेंस बुक है जिससे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं एग्जाम में, तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया कि 18.5 किलोमीटर है। इसको सॉल्व करने का हमने ट्राई भी किया था तो मेरे पास भी वैल्यू 18 के पास ही आई थी, इसलिए भी मैं ये 18 बता रही हूँ। तो आपको मैंने सबसे पहली बात क्लास में क्या बोली थी, आपको भरोसा करना है जो यहाँ लिखवाया जाएगा। अब मैं हवा में ही कोई वैल्यू नहीं लिखा दूंगी, अगर पिछले कुछ सालों से पढ़ा रही हूँ तो भरोसा करना पड़ेगा कि वहाँ जो पढ़ाया होगा अगर कभी प्रॉब्लम आई नहीं आज तक तो ऑब्जेक्शन करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपने आप 250 याद करना चाहते हो फिर आप अपनी बुक से ऑब्जेक्शन करना, ठीक है। हाँ मैं समझ रही हूँ ओम, जो आप बात कर रहे हो ना कि 1 सेंटीमीटर होता है इन जियोडेटिक सर्वे, जो आप कह रहे हो कुछ बुक्स में लिखा होता है ऐसा, लेकिन इस बुक को रेफरेंस मानकर ये वैल्यू ली है, आप इसको लीजिए। अगर गलत होता है तो मैं आपका आंसर करेक्ट करने की जिम्मेवारी लेती हूँ। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए या प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे क्लियर हो गया। हाँ भरोसा है ना, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, भरोसा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। अच्छा अब सबसे पहले अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ कि हम सर्वे को कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वे, ठीक है। अब देखो जगह क्या है हमारी सर्वे करने की। सबसे पहले मैं लैंड के ऊपर सर्वे कर रही हूँ तो उसका नाम क्या पड़ गया, लैंड सर्वे। अगर मैं लैंड पर सर्वे कर रही हूँ तो उसका नाम क्या पड़ गया, लैंड सर्वे। अगर मैं पानी की मतलब वाटर बॉडीज की स्टडी कर रही हूँ कि भाई इस लेक की डेप्थ कितनी है, इस रिवर की डेप्थ कितनी है, इस कैनाल में कितना पानी आ सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। 1 मिनट रिपीट करती हूँ जरा एक बार, ये सारे सर्वे बता दूँ। हाइड्रोग्राफिक, जहाँ भी हाइड्रो शब्द आया मतलब वो पानी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला आता है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि उसमें क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है, ड्रोन देखा होगा आपने, आजकल तो शादियों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक एयरक्राफ्ट है मतलब जहाज़ है, सोचो जहाज़ के नीचे कैमरा लगा हुआ है और वो फोटोज क्लिक करता हुआ जा रहा है उस ग्राउंड की। एरियल सर्वे क्यों बोला, क्योंकि हवा में सर्वे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला सर्वे कौन सा हो गया, एरियल सर्वे, ठीक है। अगला जो सर्वे है नाम से पता चल रहा है ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रही है मैम, ये उस बेसिस पे हो रही है हम सर्वे कहाँ कर रहे हैं। तो अगला आ गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब एस्ट्रोनॉमी होगी मैम, एस्ट्रोनॉमी मतलब हम स्टार्स की स्टडी करेंगे, सूरज कहाँ है, ये वाला स्टार कहाँ है, दूसरा वाला स्टार कहाँ है, तो एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी करेंगे वो आ गया एस्ट्रोनॉमिकल। तो कहाँ सर्वे कर रहे हैं, लैंड पे कर रहे हैं, पानी पे कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं या हवा से भी बाहर स्पेस में कर रहे हैं, उस बेसिस पे सर्वे को क्लासिफाई किया। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैम कुछ डाउट है, तो आपका डाउट देखूं, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको गणेश, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। 18.5 किलोमीटर वाला समझ में नहीं आया, 18.5 वाला समझ में नहीं आया क्या। अब देखो ये रस्सी नहीं है, ये चार्जर है मेरा, ये मैंने ऐसे सीधे पकड़ा है, सीधे पकड़ा है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा,
समझना। अब इमेजिन करना है सब कुछ आपने। इन दोनों के बीच में मैम एक डिस्टेंस होगा, कितना भी होगा मैम, वो 20 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, और अब अगर मैं ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है, अगर मैं इससे पूछूं, आप बताओ कि अब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हुआ या ये वाला ज्यादा हुआ, बताना। डिस्टेंस वाला ही पूछ रहे हो ना। गणेश आप ही आंसर करोगे, देखो गणेश आप ही आंसर करोगे, मुझे बाकी लोगों से आंसर नहीं चाहिए। बोलो, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? एक मैंने सीधा ऐसे रखी टेप और बोला ये 20 मीटर है। गणेश जल्दी से आंसर कर दो यार, फिर आगे भी बढ़ना है। सेम। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने एक कपड़े वाली टेप दे दी, जो आप दर्जी के पास जाते हो ना मेजरमेंट लेने के लिए, वो दे दी। वो टेप है, आपने पहले ऐसे रखी और इन दो के बीच डिस्टेंस निकाल लिया, फिर आपने टेप को ना ढीला पकड़ लिया, आपको जोर लगाने का मन नहीं था, आपने ऐसे करके पकड़ लिया। अब ये वाला डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगा ना, कब वाला, ये ज्यादा होगा ना। तो यही चीज समझा रही हूँ कि अगर ये 18.5 किलोमीटर है, प्लेन सर्वे है, अगर मैं बोलूँ कि नहीं तुम अर्थ का कर्वेचर भी कंसीडर करो, तो अर्थ का कर्वेचर ये लो मैम, मान लिया, तो अब कितना डिस्टेंस बढ़ा मैम? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पकड़ूंगी मैं इसको। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि गणेश आप बताओ पहले, आप क्लियर हो गए? ए और बी के बीच सीधी लाइन ड्रॉ करती तो इतनी थी, अगर ए और बी के बीच में अर्थ क्योंकि फ्लैट नहीं है, अर्थ ऐसी कर्व है, अगर मैं अर्थ को कर्व मान के इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालती तो वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा आता। ठीक है चार्जर की बात नहीं करनी है भावना, जो समझा रही हूँ वो। अच्छा कहाँ गए आप, किसने पूछा था? अभी नाम धीरे धीरे याद हो गए मुझे। 18.5 18 जैसे 195.5 किलोमीटर स्क्वायर बुक में लिख दिया है ना कि इससे बड़ा एरिया है तो क्या है, जियोडेटिक है, वैसे ही बुक में लिख दिया है कि 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर किया, तो अगर आपने कर्व्ड माना तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, पेपर में इतना ही आएगा, आपको आंसर 1 सेंटीमीटर करना होगा, बस आपका 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ से। ठीक है, अब स्टार मार्क कर लेना, ये आता है एग्जाम में, आजकल नहीं आ रहा है ज्यादातर, किसी एक टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता था। अच्छा फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक, एरियल और एस्ट्रोनॉमिकल, ये करेंगे उस, अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम। ठीक है, अच्छा अब आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए लैंड सर्वे जो हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मैम टोपोग्राफिकल सर्वे, इसमें सबसे पहले आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ये ना एकदम सिंपल चीज़ें हैं, जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी आप ध्यान से, मैंने बोला ना आंखें और कान खुले रखने हैं आपने। तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है सुनना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइट पर जाती हूँ, साइट पर जाती हूँ, मैंने क्या देखा कि ये बिल्डिंग मुझसे कितना दूर है, ये बिल्डिंग कितना दूर है, तो मैंने बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया। बिल्डिंग क्या हुआ, मैंने खुद बनाई है, जो हमने ह्यूमन ने खुद बनाई है वो है मैन मेड चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें। ठीक है, अब पेड़ वहां पर पहले से था, लेक वहां पर पहले से थी, वो कौन सी चीजें हैं मैम? नेचुरल चीजें। तो अगर मैं साइट पर जाती हूँ, इन सभी को ऑब्जर्व करती हूँ, किसको देख रही हूँ मैम? नेचुरल चीजों को भी देख रही हूँ और मैं मैन मेड को भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उस सर्वे को क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिकल सर्वे। मैम ये सारी चीजें कहाँ है? ये ग्राउंड के सरफेस के ऊपर ही है। तो नेचुरल फीचर और मैन मेड फीचर, इन दोनों को अगर हम एक शीट पे बना के दिखा दे कि भाई यहाँ लेक है, यहाँ रेलवे था, यहाँ बिल्डिंग थी, वो सब दिखा दे, तो वो टोपोग्राफिकल शीट होती है, टोपोग्राफिकल शीट होती है। तो इसमें हमने क्या दिखाया? इसमें हमने नेचुरल फीचर्स दिखाए, प्लस हमने इसमें मैन मेड फीचर्स दिखा दिए। क्लियर हो गया? कहाँ पर हुआ मैम? ग्राउंड के ऊपर हुआ। अगले पे बात करते हैं, जो दूसरा लैंड सर्वे है वो है मैम कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे ये क्या है? देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अब आपको अब मैंने तो ज़मीन खरीद ली है, देखो इससे पहले ही खरीद लिया, अब आपकी बारी है, अब आपकी नौकरी लग गई, आप बोल रहे हो अब ज़मीन खरीदनी है मुझे। अब आपको ज़मीन खरीदनी है तो आप पटवारी के पास जाते हो, उसके पास ये मैप पड़ा है, उसने इस मैप में ऐसे बाउंड्री बनाई हुई है, ये लो कि ये प्लॉट नंबर 1 है, बिक गया, ये प्लॉट नंबर 2 आप खरीद सकते हो, ये प्लॉट नंबर 3 अभी खाली आप खरीद सकते हो, ये प्लॉट नंबर 4 है,
ये क्या दिखा रहा है, इस जगह पर जो प्लॉट्स है ना खाली, उसकी बाउंड्री दिखा रहा है। तो वो सर्वे जिसमें हम सिर्फ बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सर्वे जिसमें सिर्फ बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उस सर्वे को क्या कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। और इस मैप को क्या बोल देंगे मैम, कैडेस्ट्रल मैप। क्लियर हो गया, कैडेस्ट्रल सर्वे समझ में आ गया। जैसे इंडिया का मैप देखते हो ना, तो हर एक जगह की बाउंड्री बनी होती है, तो जो बाउंड्री बनाने के लिए सर्वे हुआ वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ। लैंड सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे। लैंड सर्वे में तीसरा सर्वे आता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे मुझे क्या देखना है, सिटी सर्वे मुझे देखना है कि मैं रोड्स को कहाँ से निकालूं। ये मेरा सिटी ए है, ये सिटी बी है। रोड यहाँ से भी जा सकता है, रोड यहाँ से सीधा भी जा सकता है, रोड यहाँ से भी जा सकता है। कौन सा ऐसा तरीका होगा जहाँ से मैं इस रोड से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, है ना, वहाँ से रोड बनाऊंगी। जहाँ से रोड जाएगा उसके नीचे से ही क्या जाता है, पानी। वो वाली पाइप्स जाती हैं जो आपके घरों तक पानी पहुँचाती है, पीने वाला, ठीक है, वाटर कैरिंग पाइप्स। तो मतलब सिटी सर्वे में मैंने सिटी का सर्वे किया कि भाई जहाँ से रोड जाएंगे, अगर उसके नीचे देखूं तो पानी जो पीने वाली पाइप्स है वो जा रही होंगी। उसके नीचे कौन सी पाइप जा रही होगी, सीवर पाइप्स, जो वेस्ट वाटर को कैरी करके जा रही है। तो इसका मतलब ये सारा जो सिटी का सर्वे करना है ना, कि रोड कहाँ से जाएगा, पानी वाली पाइप्स कहाँ से जाएंगी, सीवर वाली पाइप्स कहाँ से जाएंगी, तो वो हम सिटी सर्वे में करते हैं। क्लियर है। अब आपने भी देखा होगा ना, पानी वाली पाइप्स हमेशा हमेशा या तो रोड के नीचे से जाएंगी या रोड के साइड से जाएंगी, बिल्डिंग के नीचे से नहीं जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बिल्डिंग के नीचे से पानी वाली पाइप जा रही है दूसरी बिल्डिंग के लिए। क्यों, क्योंकि अगर पानी की पाइप में प्रॉब्लम आ गई ना, तो दूसरे बंदे को अपनी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। आप बोलोगे भाई मेरी पाइप नीचे से जा रही है, तो मैं उसको रिपेयर कैसे करूँ। तो पानी की पाइप्स हमेशा वहाँ से जाएंगी जहाँ से आपका रोड जा रहा होगा, उसके साथ साथ जाएगी। तो ये हो गया मेरा लैंड सर्वे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है मैम, ये तीनों क्लियर हो गए। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्लियर। आपने ज़मीन कहाँ खरीदी, अभी खरीदनी है। अभी मैं बोलती मैंने बातों में खरीद ली है, क्या पता खरीद ही लूँ, है ना, इतना सर्वे पढ़ लेंगे, मैं भी खरीद लूँ, आप भी इंप्रेस हो गए, आप भी खरीद लो कहीं। अच्छा देखो, अच्छा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है मैम, पानी की स्टडी करेंगे। पानी की क्या स्टडी करेंगे, कि भाई ये लेक है, कितनी डेप्थ है इसमें पानी की, क्या मैं एक कैनाल की से शिप भेज सकती हूँ। शिप भेजना मतलब नेविगेशन पर्पस, क्या एक चीज यहाँ से वहां सप्लाई करनी है, मैं इस कैनाल को नेविगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ। तो मुझे वाटर बॉडी की स्टडी करनी है कि पानी के अंदर क्या है, कितनी डेप्थ है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है इस लेक में या फिर इस कैनाल में। वो हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे। समझ आ रहा है ना, अभी सुन लो। अभी आप सोचोगे मैम डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं रही, अभी सब्र रखो थोड़ा सा। तभी मैंने पहली लाइन आपको पेशेंस बोल दी, जो आप में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरियल सर्वे तो आपको देखो दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब जहाज को वैसे तो आप सब लोग इतने बड़े हो कि इमेजिन कर पाओ, लेकिन ये देखिए, ये फोटो देख रहे हो, ये जहाज पहले यहाँ पे था एयरक्राफ्ट, उसने फोटो क्लिक करी ग्राउंड की इतनी, थोड़ा आगे बढ़ा, एक और फोटो क्लिक करी, थोड़ा आगे बढ़ा, एक और फोटो क्लिक करी। एरियल सर्वे कहाँ पर हो रहा है मैम, एयर में हो रहा है। क्यों कर रहे हैं एयर में जाके, यार हम तो ग्राउंड पे हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर ही पा रहे थे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम हवा में इतने जाके पैसे खर्चे अपने। कितना पैसा लगेगा ना यार एयरक्राफ्ट में, आपको कैमरा भी लगाना है। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है, हिमालयन का रीजन है, डेंस फॉरेस्ट है, अब मैं वहाँ कहाँ जाकर टोटल स्टेशन रखूंगी, इतना बड़ा बैग लेकर जाऊंगी और फिर मैं वहाँ पर सर्वे करूंगी। सो जो पहाड़ देखे हैं ना आपने, जो पहाड़ी इलाके से होंगे, नहीं देखे तो भी चलो कभी देखोगे, तो ऐसी जगह पर हम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, एरियल सर्वे परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट फोटो क्लिक करेगा, बाद में सारी फोटोज हमें मिल जाएंगी, उन सारी फोटोज को एक टेबल पे मस्त अरेंज करेंगे और उसका मैप और प्लान बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एरियल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या हुआ, जिसमें हम प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं कि यहाँ से सन कितना दूर है, यहाँ से कोई और प्लैनेट कितना दूर है, या सन के विद रिस्पेक्ट टू मेरी पोजीशन क्या है। अच्छा, नॉट एक्सेसिबल प्लेस। ठीक है, अब ये तो मैंने आप ना मैंने पहले बोला है आपको, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो चुपचाप समझा करो। अब जो आपको डेफिनेशन अपने नोट्स में लिखनी है वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब देखो ना, लिखने अगर मैं ये डेफिनेशन लिखूंगी तो भी इतना ही समझ आएगा मुझे लगता है जितना अभी समझ में आ रहा होगा। अग्री करते हो इस बात से या नहीं करते हो, बताओ।
अब देखो जितनी चीजें मैंने आपको बातों में समझाई है यहाँ लिखी भी समझा रही हूँ। अब यहाँ लिखी भी समझा रही हूँ। सबसे पहला सर्वे आपको क्या बताया लैंड में? मैम टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, बताया कि नहीं? टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और सिटी सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या बताया? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स जितने भी कंट्री के होंगे उनको किसी शीट पर लोकेट कर रहे हैं। नेचुरल फीचर्स हो गए, रिवर हो गई, हिल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। आर्टिफिशियल फीचर्स क्या हो गया? जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गए, विलेज हो गए। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या करते थे अपने आप बताओ? मैम बाउंड्री लाइन बनाते थे, बाउंड्री लाइन जहाँ पे प्लॉट खरीदना होगा हम लोगों को। तो कैडेस्ट्रल सर्वे इज डन टू फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन भी किसे बोलते हैं? बाउंड्री लाइन को। बाउंड्री लाइन को ही प्रॉपर्टी लाइन भी बोलते हैं। दिस सर्वे इज मेनली यूज्ड फॉर बाउंड्रीज। क्लियर हो गया? क्लियर है? आगे चलिए। अब ये दूसरी बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको, एक बार समझा दिया, दूसरी बार। अगला देखो, सिटी सर्वे किस लिए किया जाता है? कि मैम कहाँ से स्ट्रीट्स, वाटर पाइपलाइंस, रोड नेटवर्क्स कहाँ से जाएंगे, सीवर लाइंस कहाँ से जाएंगी, उसके लिए कौन सा सर्वे करेंगे? सिटी सर्वे करेंगे। अगला क्या था? अगला क्या था? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे कौन सा सर्वे है? जो वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज पानी के अंदर जो चीजें हैं उनकी डेप्थ निकालने के लिए किया जाता है। तो इसलिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। इट डील विद वाटर बॉडीज। दिस सर्वे इज कंडक्टिंग फॉर कलेक्टिंग द डिटेल अंडर वाटर, कि हम लोग किसी कैनाल को नेविगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या उसमें इतना पानी है कि मैं पीने के लिए आगे सप्लाई कर सकती हूँ। ब्रेक मिल जाएगी, लास्ट रिवाइज करा के जा रही हूँ, टेंशन ना लो। अगला एरियल सर्वे, हवा में है एयरक्राफ्ट, फोटोज क्लिक करता हुआ जा रहा है। एरियल सर्वे कब करना है? वहां करना है जहां पर हम सर्वे करना चाहते हैं लेकिन वो पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल मतलब मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूं अपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, तो मैं वहां कौन सा सर्वे करूंगी? एरियल सर्वे करूंगी। ठीक है। अगला लास्ट, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में एस्ट्रोनॉमी से ही नाम में समझ में आता है, फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज किसे बोलते हैं? जैसे सन हो गया, मून हो गया, या हमारे प्लैनेट में जो बाकी स्टार्स हैं उनकी पोजीशन को निकालना, उनकी पोजीशन को निकालना। अब देखो अभी तक जो बताया समझ में आया? ब्रेक मिल जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ ना, उसके बाद फिर से तो कंटिन्यू करना है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया? जितने आपको क्लासिफिकेशन और सर्वे सब समझाया, बोलो। इसके बाद वाला आगे वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है? इसके आगे वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से मुझे कुछ पॉइंट्स के आंसर करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया वाला ट्राइंगल है, तो जियोडेटिक सर्वे में उसका एरिया, उसका एंगल कितना ज़्यादा होता है प्लेन सर्वे के ट्राइंगल से? स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया जब हम निकाले 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, जल्दी बता दो, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो तीनों एंगल का जो सम होगा इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल कितना होता है? मैम किसी ने आंसर किया? 1 सेकेंड ज़्यादा होता है, 1 सेकेंड ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, जब कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं तो इसमें कौन सी लाइंस ड्रॉ करते हैं? बता दीजिए, कैडेस्ट्रल सर्वे में कौन सी लाइंस ड्रॉ करते हैं? बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। कि ये पेपर में आता है वो पूछ रही हूँ, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। अगली चीज बताना मुझे जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आप ब्रेक पर जा रहे हो, ठीक है? पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस, पोलर एंड इक्वेटोरियल एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? डिफरेंस कितना होता है? पोलर एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, कितना डिफरेंस होगा? जल्दी से। पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ आवर सरफेस, दोनों लाइंस में कितना डिफरेंस होता है? अब ध्यान से सुनोगे तभी आंसर कर पाओगे। ये देखो आ रहे हैं गलत कुछ आंसर। 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप क्या है? ठीक है, अर्थ का शेप बता दो बस, 35 पे छोड़ दूंगी पूरे।
अर्थ की शेप है, वेरी गुड, 42.95 याद रखना आता है पेपर में, है ना। जियोइड, जियोइड आंसर करना है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइडल बताना है। जियोइड बताना है, ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइडल, ऑब्लेट स्फेरॉइडल, ठीक है। चलो चलो, तो अभी की क्लास को करती हूँ यही एंड। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ, तो अगली क्लास में करवाती हूँ आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वाली क्लास को यही एंड करती हूँ, फिर हम फिर से मिलते हैं अभी 8 बजे। और ये जितना अभी पढ़ाया आप लोग इसको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने आप में, है ना। चलो अब ब्रेक लीजिए आधे घंटे का, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, और फिर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके सवाल भी मैं लेकर आई हूँ, वो हम सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए चलिए 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।